गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रोजाना की तरह वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। मैं रोजाना कहता हूं लेकिन शेयर कोई नहीं करता है। प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुँच सके। कल मैंने जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपको धान यानी कि राइस, जिसको हम चावल के नाम से भी जानते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट कल मैंने सॉल्व करवाया था और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने उसमें सॉल्व करवाए थे। अब आज मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करवाने वाला हूं। इसमें जो कल क्वेश्चन बच गए थे उनको सॉल्व करवाऊंगा और कल और आज की क्लास मिलाकर लगभग आपके राइस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग 60 क्वेश्चन बनेंगे, 60 क्वेश्चंस के समथिंग होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मैंने सबको इंक्लूड किया ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसलिए अगर आप ये पहली बार ये क्लास देख रहे हो तो इस क्लास को देखने के बाद इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि ये क्लास नंबर 40 होगी, सॉरी ये क्लास नंबर दूसरी होगी, तो पहली क्लास जरूर देख लें। आप सस्य विज्ञान की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब मैं कहना चाहूँगा लिंक को शेयर कर दिया होगा, बहुत अच्छी बात है, लिंक को शेयर कर दिया। तो अब जो स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पुराने और नए दोनों स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर शुरू करेंगे आज का हमारा रोमांचक सफर। देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संकर धान की पहली संकर किस्म। क्वेश्चन पूछा गया है संकर धान की पहली संकर किस्म बतानी है आपको। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है CORH फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है NRCHB 506, सी है TN फर्स्ट और डी है जया। क्वेश्चन बताना है आपको संकर धान की पहली संकर किस्म। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला CORH फर्स्ट, बिल्कुल सही जवाब है। संकर धान की पहली संकर किस्म CORH फर्स्ट मानी जाती है। संकर धान की पहली संकर किस्म CORH फर्स्ट मानी जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री। अब ध्यान से समझना है। अब जो मेथड्स आएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी का मतलब शब्दकोश, या कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है श्री। श्री हिंदी में लिखा आ सकता है या श्री ऐसे भी लिखा आ सकता है SRI, ठीक है। विधि में सीड रेट रखते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जब हम धान पढ़ रहे हैं दैट मीन्स जो श्री विधि है उसका संबंध सीधा सीधा किससे है? धान से है या चावल से या राइस से, ठीक है। अब पहले इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं मैं। हिंदी में तो उसको लिखते हैं श्री, ऐसे ही लिखा जाता है, और इंग्लिश में उसको लिखा जाता है श्री यानी कि SRI। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। वापस से सुन लीजिए, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अब एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको घुमाने के लिए वो क्या करेगा, वो इस SRI को हिंदी में लिखेगा। वो कैसे लिखेगा? S का मतलब सिस्टम, तो वो लिखेगा हिंदी में लिखेगा सिस्टम। फिर R का मतलब राइस, तो राइस को लिखेगा हिंदी के अंदर लिखेगा राइस। फिर इंटेंसिफिकेशन को लिखेगा हिंदी में। तो इस प्रकार आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि श्री हिंदी में श्री ऐसा लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश में श्री ऐसा लिखा हुआ आएगा, और अगर हिंदी में भी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन लिखा हुआ आ जाता है तो आपको समझ लेना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये विधि अपनाई जाती है किसके अंदर? धान के अंदर। धान के अंदर नर्सरी तैयार करने की ये विधि है। धान के अंदर नर्सरी तैयार करने की ये विधि है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन है कि विधि में सीड रेट कितनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5 किलोग्राम, बी है 10 किलोग्राम, सी है 15 किलोग्राम और डी है 20 किलोग्राम। जवाब देना है आपको। श्री विधि में सीड रेट रखी जाती है 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम। A, B, C या D क्या होगा इसका जवाब? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देना है आपको श्री विधि में सीड रेट। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 5 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने इसका जवाब दिया है ए वाला 5 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। श्री विधि में सीड रेट 5 किलोग्राम रखी जाती है। कितनी रखते हैं? 5 किलोग्राम रखी जाती है। अब ध्यान रखना, श्री विधि का संबंध किससे है? धान से। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
धान का प्रति हेक्टर उपज, अब धान की उपज कितनी होती है एक हेक्टर में? एक हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, बार बार बताता हूं मैं। और एक हेक्टर में किसी भी प्रकार के तरल यानी कि शाकनाशी या खरपतवारनाशी या कीटनाशी या रोगनाशी की छिड़काव करने के लिए 1000 लीटर पानी का घोल बनाया जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको एक हेक्टर क्षेत्रफल दिया गया है, उसमें आपको किसी रोग का नियंत्रण करना है, आप कितने लीटर पानी का छिड़काव करोगे? तो एक हेक्टर के लिए 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बेसिक से चलते हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब धान की प्रति हेक्टर उपज बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 40 से 45 क्विंटल, बी है 20 से 30 क्विंटल, सी है 15 से 20 क्विंटल और डी है 10 से 15 क्विंटल। जवाब देना है आपको धान का प्रति हेक्टर उपज 40 से 45 क्विंटल, 20 से 30 क्विंटल, 10 से 15 क्विंटल या फिर 15 से 20 क्विंटल, ए बी सी या डी। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 40 से 45 क्विंटल, बिल्कुल सही जवाब है। धान की प्रति हेक्टर उपज कितनी होती है? धान की प्रति हेक्टर उपज होती है 40 से 45 क्विंटल। अब वहाँ पर टन में पूछ ले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि टन अगर पूछ लिया तो क्या करोगे। तो टन पूछ ले तो एक एक वर्ड हटा दो पीछे से, तो 4 से 4.5 टन, ठीक है। अब यहाँ से 0 हटाओगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो 4.5 टन। समझ में आ गया? तो 4 से 5 टन वैसे क्विंटल में ही पूछा जाता है, टन में तो जो फल वृक्ष होते हैं उनकी उपज को टन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको 40 से 45 क्विंटल याद रखना है। अगर टन में पूछ ले 40 से 45 क्विंटल याद रखना है, टन में पूछ ले तो इनके बीच में पॉइंट लगा देना, 4 के बीच में और 4.5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो 4 से 4.5 टन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान के खेत में कौन सा जैविक उर्वरक काम में लेते हैं? धान के खेत में कौन सा जैविक उर्वरक काम में लेते हैं? अब जैविक उर्वरक को बायो फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बायो फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ए है एजोला, बी है नील हरित शैवाल, सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है आपको ए बी सी या डी। धान के खेत में कौन सा जैविक उर्वरक काम में लेते हैं? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। धान के पानी भरे खेत में या धान के खेत में हमेशा एजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। अब ये क्या होता है, देखिए एजोला क्या होता है, एजोला बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने धान की खेती देखी है या जिन लोगों ने एजोला देखा है, तो उन्होंने देखा होगा कि जहाँ पर पानी भरा रहता है वहाँ पर हरे कलर की एक ग्रोथ दिखाई देती है, पौधों की ग्रोथ दिखाई देती है, वो ही एजोला होती है। और जो नील हरित शैवाल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वो भी लगभग इसी प्रकार की होती है, लेकिन वो थोड़ी अलग होती है। तो ये क्या होते हैं, ये बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जिसको जैविक उर्वरक के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करते हैं, ये पौधे के और इनके बीच में आपस में सहजीवी संबंध होता है। ये पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं और बदले में उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ चीज लेते हैं, या वो उनको आवास प्रदान कराता है, पौधा उनको आवास प्रदान कराता है। तो समझ में आ गया, ये क्या करते हैं, सहजीवी संबंध के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि कितनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है बीजीए, सवाल आगे आएगा कि बीजीए कितनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है एक साल में, तो इसका जवाब देना है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ये सवाल आगे आएगा तब वापस से पूछूंगा मैं आपको। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, धान के खेत में कौन सा जैविक उर्वरक काम में लेते हैं, एजोला और नील हरित शैवाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा खरपतवार धान का है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा खरपतवार धान का है? ऑप्शन नंबर ए है जंगली धान, ऑप्शन नंबर बी है सावा घास, सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है, निम्न में से कौन सा खरपतवार धान का है? जंगली धान, सावा घास, ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। निम्न में से कौन सा खरपतवार धान का है? जवाब दीजिए, जंगली धान, सावा घास, ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है खरपतवार का, ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। जंगली धान और सावा घास, जंगली धान और सावा घास ये दोनों ही खरपतवार किसके हैं? दोनों ही धान के खरपतवार माने जाते हैं। अब देखिए जंगली धान वहाँ पर या सावा घास वहाँ पर लिखा हुआ नहीं आया, वहाँ पर लिखा आएगा एकाइनोगोवा कोलोगोनम और इसका लिखा हुआ आएगा एकाइनोगोवा क्रसिगल्ली, ठीक है। इनके साइंटिफिक नेम वापस से समझ लीजिए, इसका आएगा एकाइनोगोवा क्रसिगल्ली,
नहीं कोलोगोनम, और इसका आएगा इकाइनोकोवा क्रसिगल्ली। ठीक है, ये इसके साइंटिफिक नेम है, और ये साइंटिफिक नेम भी वहाँ पर लिखे हुए आ सकते हैं। आपके पास बुक होगी उसमें देख लेना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो खरपतवार मुख्य रूप से दो ही है, एक तो है जंगली धान और एक है सावा घास। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपको याद करने हैं, इनके साइंटिफिक नेम भी आपको याद करने हैं। वो आपको सामान्य नाम नहीं देगा, वो आपको साइंटिफिक नाम देगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं ऐड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा समय कम था आज, इसलिए। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की जल मांग। धान की जल मांग, ऑप्शन नंबर ए है 400 से 1200 क्विंटल, बी है 700 से 1900 क्विंटल, सी है 900 से 2500 क्विंटल, और डी है 1200 से 2800 लीटर। क्विंटल नहीं है, लीटर है, सॉरी। धान की जल मांग बतानी है आपको। धान की जल मांग 400 से 1200 लीटर, 700 से 900 1900 लीटर, 900 से 2500 लीटर, या 1200 से 2800 लीटर। क्या होगा इसका जवाब? धान की जल मांग मतलब धान को कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो जिसने इसका जवाब दिया है 900 से 2500 लीटर, बिल्कुल सही जवाब है। धान की जल मांग कितनी होती है? 900 से 2500 लीटर होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। आप सुपरवाइजर का एग्जाम लो, जेट का लो, आईसीआर का लो, बीएचयू का लो, पीएटी का लो, एमबीपीएटी का लो, सीजीपीएटी का लो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट लो, या किसी भी एग्रीकल्चर का टेस्ट लो, चाहे बैंक का लो, चाहे आप कोई सा भी लो, चाहे साइंटिस्ट का लो, पीएचडी का लो, एमएससी का लो, किसी का भी लो आप, ये सवाल जरूर पूछा जाता है। इस सवाल के आने के चांसेस लगभग 90% हैं कि धान का खेरा रोग किससे होता है या किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है जस्ता, बी है तांबा, सी है पोटाश, और डी है कैल्शियम। जवाब देना है धान का खेरा रोग होता किससे है? जस्ता, तांबा, पोटाश और कैल्शियम, ए बी सी या डी। सवाल बिल्कुल इजी है, इसमें मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई टफ सवाल है इसलिए आता है, लेकिन ये बार बार पूछा जरूर जाता है, ये कंफर्म है कि ये बार बार पूछा जरूर जाता है, ए बी सी डी। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है जस्ता, बिल्कुल सही जवाब है। धान का खेरा रोग जस्ते की कमी से होता है। अगर जस्ता ऑप्शन में नहीं आता है तो जिंक को ही जस्ता कहते हैं, आप सब लोग जानते हो, तो जिंक इसका आंसर हो जाएगा। जस्ता भी नहीं है, जिंक भी नहीं है, जस्ता भी नहीं है और जिंक भी नहीं है, तो फिर इसका आंसर जेड जस्ता जिंक, आप सब लोग जानते हो एक ही चीज़ होती है। तो कुछ भी नाम आ सकता है घुमा के, तो आपको ध्यान रखना है कि धान का खेरा रोग किससे होता है? जस्ता, जिंक, जेड से होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खेरा रोग का संबंध किस फसल से है, तो खेरा रोग का संबंध किस फसल से है? धान से है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, एक और होता है, एक रोग होता है मक्का का व्हाइट बड रोग, उसके बारे में जब मक्का पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको। अगला सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है धान का ट्रुंगो रोग। धान का ट्रुंगो रोग होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है कवक, बी है जीवाणु, सी है वायरस, और डी है प्रोटोजोआ। जवाब देना है धान का ट्रुंगो रोग किससे होता है? धान का ट्रुंगो रोग किससे होता है? कवक, जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोआ? कवक, जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोआ, ए बी सी या डी। धान का ट्रुंगो रोग कवक, जीवाणु, वायरस या प्रोटोजोआ किसके द्वारा होगा? जवाब देना है आपको। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला वायरस, बिल्कुल सही जवाब है। धान का ट्रुंगो रोग वायरस के द्वारा होता है। धान का ट्रुंगो रोग किसके द्वारा होता है? धान का ट्रुंगो रोग वायरस के द्वारा होता है। धान का ट्रुंगो रोग वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ट्रुंगो रोग का संबंध किससे है? धान से है। ट्रुंगो रोग किससे होता है? यह एक वायरस जनित रोग है जो धान के अंदर होता है या धान के पौधों को संक्रमित करता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान का हानिकारक कीट है। धान का हानिकारक कीट है। ऑप्शन नंबर ए है तना छेदक, बी है गंधी बग, सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। धान का हानिकारक कीट बताना है आपको। धान का हानिकारक कीट, हार्मफुल इंसेक्ट ऑफ पेडी क्रॉप। हार्मफुल इंसेक्ट ऑफ पेडी क्रॉप बताना है आपको। तना छेदक, गंधी बग, दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। धान का हानिकारक कीट कौन सा हो जाएगा? तना छेदक और गंधी बग। तना छेदक और गंधी बग दोनों के दोनों जो कीट होते हैं वो धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, धान का हलिंग प्रतिशत होता है। हलिंग परसेंट पूछा गया है। हलिंग परसेंट बता देता हूँ मैं क्या होता है, फिर अपन इसके बाद में आगे इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए हलिंग का मतलब होता है जब हम धान को निकालते हैं तो जब धान की फसल को उगाते हैं तो उगाने के बाद में जो हमें लास्ट में जो उत्पाद प्राप्त होता है
वो हमें धान प्राप्त होता है, ना कि चावल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धान प्राप्त होता है। उस धान की खासियत समझ लो या उस धान की विशेषता ये समझ लो कि जो चावल होता है उसके ऊपर जब तक छिलका लगा हुआ होता है तब तक हम उसको धान कहते हैं। हिंदी में धान और इंग्लिश में उसको पैडी कहते हैं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको एक विधि के द्वारा उसके जो छिलका होता है ऊपर का, उस छिलके को हटाते हैं। उस छिलके को हटाने के बाद में छिलका अलग हो जाता है और उसमें से वो चावल अलग हो जाता है। तो छिलका अलग हो गया और चावल अलग हो गया। फिर उसके बाद में उसको हम चावल या राइस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अब ध्यान रखना कि धान अलग होता है और चावल अलग होता है, यानी कि पेडी अलग होती है और राइस अलग होता है। इसमें डिफरेंस इतना ही होता है कि जब तक चावल के ऊपर छिलका लगा हुआ है या जब तक राइस के ऊपर छिलका लगा हुआ है या हस्क लगा हुआ, छिलके को हस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तब तक उसको हम किस नाम से जानेंगे? तब तक उसको हम धान के नाम से जानेंगे। और जैसे ही चावल के ऊपर से छिलका हटा दिया या धान के ऊपर से चावल के ऊपर से छिलका हटा दिया या धान से छिलके को अलग कर दिया, तो फिर उसको हम राइस के नाम से या फिर चावल के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर पूछा गया है हलिंग परसेंट का मतलब होता है चावल और भूसे का अनुपात या चावल और छिलके का अनुपात। यानी कि अगर हमने 1 किलोग्राम धान लिया, धान की बात कर रहा हूँ मैं, 1 किलोग्राम चावल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हमने 1 किलोग्राम धान लिया या उसको ऐसे समझ लीजिए कि हमने 100 किलोग्राम, कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम हमने धान लिया और उस 100 किलोग्राम का हमने छिलका उतारा, तो हमें कितने प्रतिशत शुद्ध चावल मिलेगा, उसी को हम हलिंग परसेंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 30%, बी है 55%, सी है 66% और डी है 84%। अब देखिए इसका जो आंसर होगा, जिसने इसका आंसर सी दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, सी यानी कि 66%। यानी कि अगर आपने 100 किलोग्राम धान लिया और उस 100 किलोग्राम धान का छिलका उतारा तो आपको शुद्ध चावल मिलेगा 66 किलोग्राम, यानी कि 66 किलोग्राम तो आपको शुद्ध चावल मिलेगा। और बचा हुआ जो 34% होगा वो 34% आपका छिलका होगा। समझ में आ गया? इसी को हम हलिंग परसेंट के नाम से जानते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाता है तो आपके लगभग 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आपका जो कन्फ्यूजन रहता है कि धान अलग है या पेडी अलग है या फिर चावल अलग है या राइस अलग है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। कितने % होता है वो भी अलग हो जाएगा। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि अब जो चावल लगता है वो उसकी रॉ फॉर्म में लगता है, फिर उसको बाद में उसको क्या किया जाता है, उसके बाद में इसको प्रसंस्कृत करके उसका छिलका उतार के फिर उसको चावल बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जौ की फसल आप सब लोग जानते हो, एक होता है गेहूं और एक होता है जौ। अब जो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो गेहूं है उसके ऊपर कोई छिलका नहीं है तो वो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि चावल है। लेकिन जो जौ है उस पर क्या होता है, छिलका होता है। लेकिन जो जौ है अगर उसके छिलके को उतारोगे तो उसके अंदर से संरचना कैसे निकलेगी, गेहूं जैसी ही निकलेगी लगभग। ठीक है, तो इस प्रकार से धान और चावल में अंतर होता है। समझ में आ गया होगा आपको? थोड़ा डीप समझाता हूँ कभी किसी चीज़ को, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है इसलिए डीप समझाना पड़ता है उसको। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री विधि कहाँ से विकसित हुई है? श्री मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि कहाँ से विकसित हुई है? जापान से, फिलीपींस से, मेडागास्कर से या भारत से? श्री विधि कहाँ से विकसित हुई है? श्री विधि कहाँ से विकसित हुई है? जापान, फिलीपींस, मेडागास्कर या भारत? ए, बी, सी या डी? श्री विधि कहाँ से विकसित हुई? जापान, फिलीपींस, मेडागास्कर या भारत? अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला मेडागास्कर, बिल्कुल सही जवाब है। श्री विधि कहाँ से विकसित हुई है? श्री विधि मेडागास्कर से विकसित हुई है। श्री विधि मेडागास्कर से विकसित हुई है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस विधि में 5 किलोग्राम सीड रेट रखी जाती है और 13 से 15 दिन के अंदर इसमें पौध तैयार कर ली जाती है। ये चावल की एक पौध तैयार करने की विधि है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल तो बार बार पूछा जाता है कि श्री विधि कहाँ से विकसित हुई है, तो मेडागास्कर से हुई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट विधि है डेपोक विधि में पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है? अब देखिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि डेपोक क्या है। देखिए डेपोक विधि समझा देता हूँ मैं, यही समझा दूंगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डेपोक विधि क्या होती है। देखिए डेपोक विधि सबसे पहले तो चावल की पौध तैयार करने की विधि है। इस विधि में क्या करते हैं, एक प्लास्टिक शीट, क्या होता है, प्लास्टिक शीट या एक पॉलीथीन को कमरे के अंदर बिछाया जाता है।
कमरे के अंदर पॉलीथीन को बिछाने के बाद में कमरे के अंदर पॉलीथीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और केले के पत्तों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कमरे के अंदर बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर, कितनी, 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी पानी की परत चढ़ाई जाती है। मतलब उन जो प्लास्टिक की शीट बिछाई है या जो केले के पत्ते बिछाए हैं उनके ऊपर पानी भर दिया जाता है लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर। फिर उसके ऊपर चावल को डाल दिया जाता है, जो चावल के सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको डाल दिया जाता है और उनको डालने के बाद में उनको लगभग 10 से 12 दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 10 से 12 दिन के पश्चात वो अंकुरित हो जाते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं और फिर उनको खेत में सीधे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये होती है डेपोक विधि। अब समझ में आ गया होगा डेपोक विधि क्या होती है। एक कमरा होता है, कमरे में पॉलीथीन बिछाई या केले के पत्ते बिछाए, 1.5 सेंटीमीटर पानी की परत बनाई, परत बनाने के बाद में उनमें चावल का छिड़काव कर दिया, 10 से 12 दिन में इनका अंकुरण हो जाता है और थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब इनको खेत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। डेपोक विधि में पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। जिसने जवाब दिया है 11 से 14 दिन, बिल्कुल सही जवाब है। डेपोक विधि में 11 से 14 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं या नर्सरी की पौध तैयार हो जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बार बार कि डेपोक विधि कहाँ से विकसित हुई है। तो डेपोक विधि विकसित हुई है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ से विकसित हुई है, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आप कहोगे कि सर IRRI है कहाँ पर, तो मनीला फिलीपींस। कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस के अंदर ये IRRI है, वहाँ से इस विधि को विकसित किया गया है। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर हो गया। सारे के सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा दूंगा, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन है, धान का भंडारण के समय दानों में नमी होनी चाहिए। धान के जब हम धान का भंडारण करते हैं, देखिए जब धान में नमी पूछेगा तो ये 2 प्रकार से पूछेगा। एक तो पूछेगा कि आप धान को काट रहे हो तो उस समय नमी कितनी होनी चाहिए, और दूसरा पूछेगा कि धान को भंडारण कर रहे हो तो उस समय नमी कितनी होनी चाहिए। तो दोनों की ही अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि धान का भंडारण करते समय दानों में नमी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 11 से 20%, 21 से 30%, 15 से 20% या 12 से 15%। जवाब देना है आपको। धान का भंडारण के समय दानों में नमी की मात्रा, धान के भंडारण के समय दानों में नमी की मात्रा 11 से 20%, 21 से 30%, 15 से 20% या 12 से 15%। अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला 12 से 15%, बिल्कुल सही जवाब है। धान के भंडारण करते समय दानों में नमी की मात्रा 12 से 15% होनी चाहिए। धान का भंडारण करते समय दानों में नमी की मात्रा 12 से 15% होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात हो रही है भंडारण की, ठीक है, इसकी बात हो रही है, भंडारण की बात हो रही है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का जीवाणु अंगमारी रोग होता है। धान का जीवाणु अंगमारी, अब जीवाणु अंगमारी को हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका एक इंग्लिश नेम भी है। इसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखिए बैक्टीरियल ब्लाइट, वो आपसे क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछेगा। वो पहले तो आपसे पूछेगा कि धान का जो जीवाणु अंगमारी रोग है वो किस जीवाणु से होता है, तो जीवाणु का नाम पूछेगा। तो जीवाणु का नाम अगर आपको पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब देना है, ज़ैंथोमोनास ओराइज़ा, ठीक है। ज़ैंथोमोनास ओराइज़ा क्या होता है, ज़ैंथोमोनास ओराइज़ा एक प्रकार का जीवाणु होता है जो धान में जीवाणु अंगमारी रोग को फैलाता है। देखिए ये जो ज़ैंथोमोनास है ना, ज़ैंथोमोनास, इस वर्ग के सभी जीव जो होते हैं वो जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। जैसे आपने नींबू के अंदर पढ़ा होगा सिट्रस कैंकर, तो वो भी सिट्रस, ज़ैंथोमोनास पीवी सिट्रस के नाम से एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब जीवाणु या तो वो पूछेगा आपसे कि किस जीवाणु के द्वारा होता है, या वो फिर पूछेगा आपसे कि किस जीव के द्वारा होता है, कवक से होता है, वायरस से होता है, जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तब आपको यहाँ पर देखो जीवाणु नाम दिया गया है, तो जीवाणु अंगमारी तो जीवाणु के द्वारा ही होगा। तो धान का जीवाणु अंगमारी रोग जीवाणु के द्वारा होता है। और अगर नाम पूछ लिया जाए स्पेसिफिक तो ज़ैंथोमोनास ओराइज़ा। अब देखिए ये पीछे नाम क्या आया है, ओराइज़ा। ओराइज़ा का मतलब क्या होता है, ओराइज़ा का मतलब होता है धान। तो इस प्रकार से आपको कोरिलेट करके पता लगाना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप संबंध बनाइए कि यार
इसका संबंध किस फसल से हो सकता है? ओराइजा, ओराइजा मतलब धान, धान से हो सकता है। ओराइजा मतलब गेहूं से नहीं होगा, धान से होगा। जीवाणु, जीवाणु का मतलब जेंथोमोनास वर्ग के जितने भी जीव होते हैं वो जीवाणु में होते हैं। तो हो सकता है कि इसका आंसर ये हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा सही हो। ये रिस्क आपको तभी ही लेनी है जब आप 50% के चांस में, मतलब आपको पता है कि ये दो आंसर तो किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों में से एक हो सकता है, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो उस कंडीशन में उस सवाल को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उस कंडीशन में उस सवाल को आपको हल करना है, क्योंकि उसके सही होने के चांसेस भी 50% है और गलत होने के चांसेस भी 50% है। अगर आपने इन दोनों में से एक इसको टिक कर दिया और ये सही है तो सही होने के चांस 50% हो गए, इसको टिक कर दिया तो गलत होने के चांस भी 50% हो गए। लेकिन जब अगर हम चारों ऑप्शन में से तुक्का लगाते हैं तो फिर आंसर सही होने के जो चांसेस है वो 25% रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? 25, 25, 25 और 25। अब 4 में से चूज करना तो 25% होगा और 2 में से चूज करना तो 50% होगा। इसीलिए ये कुछ एग्जाम देने के ट्रिक्स होते हैं। ये ट्रिक्स भी मैं आपको बताते रहूँगा, क्योंकि इतने एग्जाम दे चुका हूँ और इतनी बार ठोकर खाई है, असफलताओं को देखा है। तो कुछ, हालांकि मैंने बहुत बड़ा नहीं सीख लिया, लेकिन थोड़ा बहुत सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो धान का जीवाणु बीमारी रोग जेंथोमोनास ओराइजा से होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है धान की क्रांतिक अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है बुटिंग, बी है टिलरिंग, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। अब जिसको ये नहीं पता कि क्रांतिक अवस्था क्या होती है वो भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, क्रांतिक अवस्था का मतलब क्या होता है। क्रांतिक अवस्था का सीधा सीधा संबंध है जल क्रांतिक अवस्था या सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि धान की क्रांतिक अवस्था या धान की सिंचाई क्रांतिक अवस्था। अब इसका मतलब ये है कि वो अवस्था या धान की वो अवस्था जिस समय उसको पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है या सिंचाई जल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और अगर उस समय उसको सिंचाई जल उपलब्ध नहीं करवाया गया तो वो पौधा पूर्ण रूप से सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? उसी अवस्था को क्रांतिक अवस्था के नाम से जानते हैं। यानी कि क्रांतिक अवस्था पर पौधे को जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है तो पौधा खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। समझ में आ गया आपको? तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि धान की क्रांतिक अवस्था कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में बुटिंग, बी है टिलरिंग, सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है धान की क्रांतिक अवस्था कौन सी होगी। बुटिंग, टिलरिंग, दोनों या कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। धान की क्रांतिक अवस्था कौन सी होगी? बुटिंग और टिलरिंग। बुटिंग और टिलरिंग दोनों की दोनों अवस्थाएं ही धान की क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती है। बुटिंग का मतलब होता है जड़ जमाव और टिलरिंग का मतलब होता है कल्ले फूटना। कल्ले फूटने का मतलब, कल्ले का मतलब वो होता है जब पौधा छोटी स्टेज में रहता है तो छोटी पत्तियां निकलती हैं, उन्हीं को हम टिलरिंग या कल्लों के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो चुका है। क्रांतिक अवस्था बता दिया है, बुटिंग टिलरिंग बता दिया है, क्रांतिक अवस्था क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, प्यारे बच्चों प्लीज़, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा आप भी अपना पोटेंशियल दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, फेसबुक पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में करिए और लाइक भी करिए। मैं देखता हूँ कि कमेंट करके नहीं जाते हैं, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, 300 बच्चे इसको पढ़ के जाते हैं क्लास को रोज़ाना, लेकिन कमेंट आते हैं 40-45। तो ऐसा ना करें, कमेंट भी करते रहें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट से हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और कमेंट के साथ साथ भी लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जो स्टूडेंट आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और उनको अच्छा लग रहा है क्लास पढ़ के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी आए हमारी क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सकें ये वीडियो। क्योंकि अभी आपको पता है लॉकडाउन है, कहीं भी क्लास नहीं लग रही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन की जो फीस है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो उनको उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि किसी न किसी स्टूडेंट का भला हो सके। ठीक है, तो गेहूं की क्रांतिक अवस्था बता दी है मैंने, दोनों होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी क्रिया का संबंध धान से नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी क्रिया का संबंध धान से नहीं है।
है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए है पडलिंग, बी है बुशनिंग, सी है डेपोक और डी है पेगिंग। इसी प्रकार के क्रिटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के क्रिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपको वहां पर कंफ्यूजन 2 शब्द में होगा, आपको कंफ्यूजन, आप ये तो क्लियर, ये तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो कर लोगे, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर ए और डी में कंफ्यूजन होगा कि यार पडलिंग का नहीं है या पेगिंग का नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। देखिए समझना है आपको। पहले मैंने आपको बताया था पडलिंग, पडलिंग का मतलब क्या होता है, जब धान के पानी भरे खेत में हम पडलर नामक यंत्र को चलाते हैं ट्रैक्टर की सहायता से, तो उसको पडलिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे मिट्टी के पोर खुल जाते हैं और खरपतवार भी नष्ट हो जाता है, ठीक है, ये होता है पडलिंग। अब है बुशनिंग, बुशनिंग में क्या करते हैं, बुशनिंग में भी हम ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन उस समय उसमें पानी नहीं भरा रहता है, उस खेत में पानी नहीं भरा रहता है और उसमें हम यंत्र को चलाते हैं जिससे खरपतवार नष्ट हो जाता है, और इस क्रिया को हम बुशनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है डेपोग। डेपोग एक विशेष प्रकार की नर्सरी तैयार करने की विधि है और इस विधि को IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस से विकसित किया गया था। तो इन तीनों का संबंध तो किससे है, इन तीनों का संबंध तो धान से है, लेकिन चौथा यहाँ पर दिया गया है पेगिंग। अब पेगिंग का संबंध किससे है, मूंगफली से है। पेगिंग बनने का मतलब सूइयां बनना या खिले बनना या मूंगफली के छोटे छोटे फलों का या मूंगफली का निर्माण होना पेगिंग अवस्था कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी पूछा जाता है कि मूंगफली के अंदर पेगिंग अवस्था कितने दिनों पर आती है, सुपरवाइजर में पूछा गया सवाल है। तो मूंगफली की जो पेगिंग अवस्था है वो 55 दिनों पर आती है। समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और मैं सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता रहूंगा, ठीक है। अब समझ में आ गया पडलिंग, बुशनिंग, डेपोग और पेगिंग। पेगिंग का संबंध धान से नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान के खेत में पानी की परत की मोटाई। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। धान के खेत में पानी की परत की मोटाई। ऑप्शन नंबर ए है 1 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर या 8 से 10 सेंटीमीटर। धान के खेत में पानी की परत की मोटाई, धान के खेत में पानी की परत की मोटाई बताना है, A, B, C या D। 1 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर या 8 से 10 सेंटीमीटर। धान के खेत में पानी की परत की मोटाई। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला 6 से 7 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। धान के खेत में पानी की परत की मोटाई 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। धान के खेत में पानी की परत की मोटाई कितनी होती है, धान के खेत में पानी की परत की मोटाई 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। धान के खेत में पानी की परत की मोटाई 6 से 7 सेंटीमीटर मानी जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल प्रति वर्ष कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नील हरित शैवाल जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी, वहां पर बीजीए भी लिखा हुआ आ सकता है। तो प्रति वर्ष कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन नंबर ए है 10 से 15 किलोग्राम, बी है 15 से 20 किलोग्राम, सी है 20 से 30 किलोग्राम और डी है 40 किलोग्राम। जवाब देना है नील हरित शैवाल प्रति वर्ष कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नील हरित शैवाल प्रति वर्ष कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। 10 से 15 किलोग्राम, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40 या 40 किलोग्राम। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला 20 से 30 किलोग्राम बिल्कुल सही जवाब है। नील हरित शैवाल प्रति वर्ष 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये सवाल मैंने पीछे अभी बताया था आपको कि नील हरित शैवाल क्या करता है। नील हरित शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और वो 20 से 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन 1 हेक्टर में, 1 हेक्टर की बात हो रही है ध्यान रखना, 1 हेक्टर में 20 से 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को खेत में स्थिरीकरण कर देता है या स्थिरीकृत कर देता है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शाकनाशी धान का है। निम्न में से कौन सा शाकनाशी धान का है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोपनील, बी है ब्यूटाक्लोर, सी है एनिलोफोस और डी है उपरोक्त सभी। अब शाकनाशी और खरपतवारनाशी एक ही चीज होती है बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में हर्बिसाइड्स के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, हर्बिसाइड्स के नाम से जानते हैं। मैं वो हर्बिगेशन और इरिगेशन वाली विधि भी बताऊंगा आपको क्या होती है, अभी नहीं बताऊंगा मैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोपनील, बी है ब्यूटाक्लोर, सी है एनिलोफोस और डी है उपरोक्त सभी। जिसने इसका डी वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। शाकनाशी प्रोपनील, ब्यूटाक्लोर और एनिलोफोस तीनों का उपयोग धान की फसल में करते हैं। धान की फसल में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए प्रोपनील, ब्यूटाक्लोर और एनिलोफोस तीनों ही दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इज इट क्लियर।
अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का ब्राउन स्पॉट रोग। ब्राउन स्पॉट का मतलब क्या होता है? ब्राउन स्पॉट का मतलब होता है भूरा धब्बा रोग। ब्राउन स्पॉट का मतलब क्या होता है? भूरा धब्बा रोग। ये सबसे हानिकारक रोग है, धान का सबसे हानिकारक रोग है। और इस रोग से संबंधित सवाल आएगा ही आएगा। इससे संबंधित क्या क्या सवाल आते हैं वो सब कुछ मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहला सवाल तो वो यही पूछेगा धान का ब्राउन स्पॉट रोग होता है तो ये एक विशेष प्रकार के कवक से होता है। किससे होता है? एक विशेष प्रकार के कवक के द्वारा होता है, ध्यान रखना, ठीक है, कवक के द्वारा होता है। उस कवक का नाम पूछ ले तो उस कवक का नाम आपको बताना है हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजा। क्या बताओगे? हेलमेंथोस्पोरम ओराइजा नामक कवक से होता है। ये ऑप्शन नंबर बी है, हेलमेंथोस्पोरम ओराइजा। इस कवक के द्वारा धान का ब्राउन स्पॉट रोग होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक कहानी भी है। इससे रिलेटेड कहानी ऐसी है कि 1943 सन 1943 यानी कि हमारा जो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे 5 साल पहले की बात है। उससे 5 साल पहले बंगाल में, कहाँ पर? बंगाल में अकाल पड़ा था। और उस अकाल का पड़ने का कारण क्या था? आप सब लोग जानते हो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान होता है। कल ही मैंने बताया था आपको कि भारत में सबसे ज़्यादा धान कहाँ पर पैदा होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा धान पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में पैदा होता है, ठीक है। तो जब 1943 का समय चल रहा था तो उस दौरान जब धान की फसल उगाई गई तो उस धान की फसल में ब्राउन स्पॉट नामक रोग हो गया। कौन सा हो गया? ब्राउन स्पॉट नामक रोग हो गया, जिसको हम भूरी धब्बा रोग के नाम से भी जानते हैं। और ये हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक से हुआ था। और उस समय ये रोग इतना फैला, जैसे भी कोरोना फैल रहा है, उस समय ये रोग इतना फैला कि उसने उस साल की पूरी धान की फसल, उस साल की पूरी धान की फसल को नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। इसके कारण वहां पर भयंकर अकाल की समस्या पैदा हो गई। इसीलिए ब्राउन स्पॉट जो डिजीज होती है, उस ब्राउन स्पॉट डिजीज या भूरी धब्बा रोग को बंगाल का आतंक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बंगाल का आतंक के नाम से भी जाना जाता है। यह हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजा नामक कवक के द्वारा होता है। और 1943 में इसी रोग के द्वारा, इसी कवक के द्वारा बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। इतना डीपली, इतना अच्छे तरीके से, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैंने समझा दिया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है, क्लियर है। अब अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का जो कटाई के समय दानों में नमी। अब मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें मैंने कहा था कि भंडारण। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कटाई। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम कटाई करेंगे तो उस समय नमी ज़्यादा होगी, और जब हम भंडारण करेंगे तो उस समय नमी कम होगी, ठीक है, समझ में आ गया। कटाई करते समय नमी ज़्यादा होगी और भंडारण करते समय नमी कम होगी। तो जब मैंने बताया था कि भंडारण के समय तो ऑप्शन नंबर 4 वाला था, 12 से 15% के समथिंग नमी होनी चाहिए। लेकिन जब हम कटाई करेंगे तो कटाई के समय नमी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 20%। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है। धान का कटाई के समय दानों में नमी कितनी होनी चाहिए? 20% नमी होनी चाहिए। धान का कटाई के समय दानों में नमी की मात्रा 20% होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, श्री विधि में नर्सरी का आकार रखते हैं। श्री मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। याद रख लो, ये शब्द जिंदगी भर काम आएगा आपका। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है 150 वर्ग मीटर, बी है 200 वर्ग मीटर, सी है 250 वर्ग मीटर और डी है 300 वर्ग मीटर। तो श्री विधि में नर्सरी का आकार कितना रखते हैं? जवाब देना है 150, 200, 250, 300, ए, बी, सी या डी। श्री विधि में नर्सरी का आकार, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। श्री विधि में नर्सरी का आकार 250 वर्ग मीटर रखा जाता है। श्री विधि में नर्सरी का आकार 250 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर रखा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है। धान का ब्लास्ट रोग। ब्लास्ट मतलब धान का विध्वंस रोग भी बोलते हैं इसको, या ब्लास्ट रोग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने बताया था वो था भूरी धब्बा या ब्राउन स्पॉट। वो बंगाल का आतंक था, 1943 में अकाल के कारण हुआ था, ठीक है। अब ये क्या है? ब्लास्ट रोग। अब ये भी एक कवक के द्वारा ही होता है। धान का ब्लास्ट रोग किसके द्वारा होता है? एक कवक के द्वारा होता है। और उस कवक का नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पेरिकुलेरिया ओराइजिया, बी है हेलमेंथोस्पोरम ओराइजिया, सी ज़ैंथोमोनास ओराइजिया और डी है कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, पेरिकुलेरिया ओराइजा, बिल्कुल सही जवाब है। धान का ब्लास्ट रोग पेरिकुलेरिया ओराइजा के कारण होता है। धान का ब्लास्ट रोग किससे होता है?
पेरिकुलेरिया ओराइजा नामक कवक से धान का ब्लास्ट रोग होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 रोग बताए हैं, तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लास्ट रोग तो किससे होगा, पेरिकुलेरिया ओराइजा से होगा। फिर उसके बाद में ब्राउन स्पॉट यानी कि भूरी धब्बा होगा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा से। फिर जीवाणु अंगमारी किससे होगा, ज़ैंथोमोनास ओराइजा से। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजर में इसमें से एक सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा, शायद इन तीनों में से एक कोई ना कोई एक था कि धान का ब्लास्ट था या ब्राउन स्पॉट था या कोई ना कोई था, उसके रोग कारक का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम या जंतु वैज्ञानिक नाम आपको बताना था। ठीक है, तो सुपरवाइजर के और जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें एक तो रोग कोई सी भी फसल का और एक डिजीज और एक खरपतवार जरूर से पूछा जाता है, जरूर से पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो। लगभग 90% चांसेस होते हैं उनके आने के। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर धान की बीज दर है। संकर धान की बीज दर है, ऑप्शन नंबर ए है 8 से 10 किलोग्राम, बी है 10 से 12 किलोग्राम, सी है 15 से 20 किलोग्राम और डी है 20 से 25 किलोग्राम। जवाब देना है संकर धान की बीज दर। हाइब्रिड राइस 8 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 20 से 25। अब देखिए संकर धान का जिसने जवाब दिया है 15 से 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। संकर धान की बीज दर 15 से 20 किलोग्राम रखी जाती है। संकर धान की बीज दर कितनी रखते हैं, संकर धान की बीज दर 15 से 20 किलोग्राम रखते हैं। संकर धान को चाइना में बनाया गया था। वाई.एल. पिंग नामक एक साइंटिस्ट थे, वाई.एल. पिंग नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने संकर धान को बनाया था। अगर सुपर धान की बात करें तो सुपर धान को जी.एस. खुश ने बनाया था इंडिया के अंदर, तो उसके बारे में वो थोड़ा ज़्यादा ही डीप है, वो इतना नहीं आएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये संकर धान की बीज दर 15 से 20 किलोग्राम। सामान्य धान की पूछ ले तो सामान्य धान की आपको पता है 100 किलोग्राम, कल मैंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए कितना जल आवश्यक है। क्वेश्चन पूछा गया है 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए कितना जल आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है 2000 लीटर, बी है 3000 लीटर, सी है 4000 लीटर, डी है 5000 लीटर। जवाब देना है 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए कितना जल आवश्यक है, 2000, 3000, 4000 या 5000। 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए कितना आवश्यक होता है। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला 5000 लीटर, बिल्कुल सही जवाब है। 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए 5000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। 5000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया आपको, 1 किलोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको धान से रिलेटेड बताए। इतनी ही क्लास करेंगे। इसमें मैंने आज की और कल की दोनों की क्लास मिला के मैंने लगभग 60 से 65 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल डीपली समझाए मैंने। एक तरीके से ये समझ सकते हो कि ये थ्योरी क्लास से भी अच्छी क्लास मैंने समझाने की कोशिश की है, जिसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अब अगर आपको क्लास पसंद आई तो अच्छा सा कमेंट करना, सभी को बोल रहा हूँ कि कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे शाम को ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है। धन्यवाद।